हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। और मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां आजकल के हस्बैंड के एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं बल्कि तीन तीन बार अपनी पत्नी को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और अंटीलिया के मालिक अंपेनिया के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें, ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में है, पर इनके पास 135 से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? वेल, इसका जवाब शायद है किसी के पास। अगर मेरा वीडियो दिखा तो क्या पता आप खुद ही दे दे इसका जवाब। वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर आदमी का खिताब मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले, वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन वो आखिर ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन, पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफ़र। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज़्यादा? नंबर 1, ऐसी तो दोनों ही कंपनी की शुरुआत। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज़ से, एक टेक्सटाइल कंपनी से जिसका नेटवर्क मेरे ख्याल से आज 5 लाख करोड़ तक हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी टाटा 14 साल की उम्र में ही मुंबई से ही शुरू हुआ था, जहाँ से ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियाँ आ गई, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपये जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की कंपनी। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फ़ायदा सिर्फ उनको ही नहीं, जो कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि वो इस सपने को पूरा होते देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम चलते हुए जमशेद जी के बेटे धोराब जी टाटा ने जनता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या फिर उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी टाटा ने ले ली, और पूरी 14 कंपनी को चलाते हुए उन्होंने टाटा कंपनी के ग्रुप का आंकड़ा 95 तक कर दिया था। इतना ही, उन्होंने जी.आर.डी. टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाते हुए रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम ज़रूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्क आज 5 लाख करोड़ है। सो अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 6 फ्लोर की जो पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज़्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारी पापा की तरह धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसा जमा होने पर विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई के एक चोल में रहने आ गए, और जैसे तैसे बहुत संघर्षों के बाद धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया, जो मसाले और यार्न्स में ट्रेडिंग करता था। और जैसे ही मसाले और यार्न की धंधे में वो सेट हो गए, वैसे उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को बुलावा में फेल हुआ, इसलिए उसे कस्टमर का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों को इन्वेस्ट कराने और इसके स्टॉक को बेचने का काम खुद धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते भी नहीं थे, उस टाइम धीरू भाई अंबानी ने विमल के IQ में इन्वेस्ट करवाया था, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फ़ायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्री का नाम फॉर्चून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई, और उनकी मौत पर उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफ़ी अलग था, इसलिए जहाँ एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्क 0 हो गई है, वही मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज़्यादा जिससे होता है उसका फ़ायदा? चलिए बात करते हैं इनके आज की, यानी कि दोनों की कंपनियों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। क्या आप जानते हैं 88 मिलियन की नेटवर्थ मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं।
परंतु वहीं 135 से ज़्यादा कंपनीज के ओनर होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया। पर आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। वेल, ये तो अब सभी को पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वही टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रही है, जैसे कि स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडीज कंपनी की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज़्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज़्यादा है। कैसे? ये जानना चाहते हैं ना आप? आपकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर्स के मालिक हैं। जब शेयर्स ही लगभग आधे उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का फ़ायदा होने पर शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। इसलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया था। लेकिन वही बात करें रतन टाटा की, लेकिन टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक है, क्योंकि उनके पास 66% शेयर उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे सन रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है। इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ एंड कल्चर जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर को भी, जैसे अलग अलग सेक्टर में, मतलब बंदे को पूरी 134 कंपनी मिली थी अपने नाम करने के लिए। लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले रतन टाटा ने शेयर्स अपने नाम कर लिए तो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब तो नहीं मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पे अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास ही है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों दिखते हैं कि खर्चे और वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है, लेकिन शायद उसका ही ज़्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की, 110 करोड़ खर्च किए थे, उसके चर्चे बड़े ज़ोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए। इनके पास एक यार्ड भी है जो कि स्पेशली सोलर ग्लास रूप से बनाई गई है, जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ है। और जब पति इतने खर्चे रहा ही है तो बीवी भी पीछे रहे। इसलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉच और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। हाँ बस देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी, तो उसके नौकर को भी स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मंथली AMG G63S में साथ लेके घूमता है। और तो और अपनी एंटेलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए उन्होंने अलग से एक स्नो रूम भी बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से ही सिंपल ही रही है। इसलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा ना करते हुए अपना घर भी काफ़ी सिंपल और एलिगेंट रखा है, और साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सकें। फिर इसके अलावा टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैल चुका है। टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क के हर फील्ड अपने पैर पसारने लगी है, फिर चाहे वाटर सैनिटेशन हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो। और जिस तरह से टाटा ग्रुप बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कि एक बिजनेस जहाँ एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज़ बनने लग जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन जहाँ जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कि वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका साथ किसी को पता ही नहीं है, और जिसकी वजह उनका खुद ये काम चुप चुप के करना। पर आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनीज को इतने आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान ने अपने को बचाते हुए अपने सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही ऐसे कई नए पुराने चर्चों के लिए, ज्ञान अर्जित करते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी हिट ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और चर्चों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।